शरद पवार ये वो दीमक है जो शिवसेना को खा जाएगा और शिवसेना को समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस तरीके से शरद पवार वो दीमक बन के हमें खाता जा रहा है। खैर आज के इस वीडियो में हम दो तीन बातें आपसे करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बता ही दिया है कि शरद पवार वो दीमक है जो शिवसेना को खा रहा है लगातार। दूसरी बात ये कि राज ठाकरे किस तरीके से शिवसेना की जमीन खींच रहे हैं। और तीसरा ये कि बाला साहब ठाकरे के देहांत के बाद यानी कि 2012 के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने किस तरीके से अपने आप को रिवील किया और सामने लाई महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत जबरदस्त तरीके से। उसकी क्या फैक्टर्स रहे, क्या कारण रहे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शायद लास्ट में मैं आपको नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हमें जाननी ही चाहिए। आप देख रहे हैं जम्मू टॉक्स, मेरा नाम है निधीश गोयल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए जिससे कि हमारी बातें अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सकें। खैर अब बात यह है कि शरद पवार किस तरीके से शिवसेना को दीमक के तरीके से चाट रहा है। आपने देखना पड़ेगा 1985 में किस तरीके से शरद पवार के पास में जो सीट हुआ करती थी, यानी कि कुल मिलाकर के 56 एक सीट थी शरद पवार के पास में, और जो उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस के पाले में जाकर के उनको दे दी थी। यानी कि उसके बाद में बेसिकली बाला साहब ठाकरे उससे पहले भी अस्तित्व में थे। एक आंदोलनकारी पार्टी के तौर पे हम जानते हैं कि 1975 के जब इमरजेंसी का दौर था उस समय बाला साहब ठाकरे ने बेसिकली कांग्रेस को अपोज नहीं किया था, इंदिरा गांधी को अपोज नहीं किया था, इसलिए बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कुछ भी 1975 में नहीं हुआ था। उन्होंने अपना हिंदुत्व का आंदोलन चलाया, हिंदुत्व की बात की, और केवल ये एक फैक्टर नहीं रहा, उसके साथ साथ में कई सारे फैक्टर रहे थे जो जब शरद पवार ने एंटी कांग्रेस होने के बावजूद भी कांग्रेस के पाले में गए तो यहां पर पवार साहब की जमीन बाला साहब ठाकरे ने अख्तियार कर ली, बाला साहब ठाकरे ने ले ली, और उसके बाद में बाला साहब ठाकरे का पॉलिटिकल करियर जो है वो आगे बढ़ा। देन आफ्टर जब बाबरी विध्वंस हुआ, बाबरी ढांचा गिराया गया, लाल कृष्ण आडवाणी जो उस आंदोलन के अग्रदूतों में से थे वो भी थोड़ा बैकफुट पर आए, अटल बिहारी वाजपेयी भी थोड़ा बैकफुट पर आए, न जाने क्यों ऐसा हुआ था। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने कहा कि हाँ भाई मैंने तोड़ी है, मेरे शिव सैनिकों ने तोड़ी है। ये अलग बात है कि शिव सैनिक वहां पर कितने थे या कितने नहीं थे उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बाला साहब ठाकरे एक मर्द के रूप में सामने आए। उन्होंने बाद में सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठाया। ये सारी बातें उन्होंने की, दाऊद इब्राहिम के बारे में जिस तरीके की बातें हुई, अल्टीमेटली बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के एक बड़े प्रणेता के रूप में सामने आए। शरद पवार की पूरी जमीन जो है वो बाला साहब ठाकरे ने खींच ली थी। यहां पर जो हो रहा है, अब थोड़ा सा बात करेंगे शरद पवार ने किस तरीके से बदला निकाला। द पॉइंट इज लाइक शरद पवार, जो हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात करें, राज ठाकरे की बात करें, तो राज ठाकरे 2012 से पहले जब बीएमसी इलेक्शन चूंकि होने में है तो 2022 की बीएमसी इलेक्शंस की बात करें, 2017 की बात करें, 2012 की बात करें, लेकिन अगर हम 2017 के बीएमसी इलेक्शंस की बात करेंगे तो थोड़ा सा ये पाएंगे कि राज ठाकरे के पास में ऑन दैट टाइम सीट्स कितनी थी और वो सीट्स कितनी कम हुई थी, कितनी बढ़ी थी। और 2012 की बात करेंगे तो वहां पर कितनी थी। शरद पवार ने अल्टीमेटली पहले राज ठाकरे को पूरे तरीके से इस्तेमाल किया था किसी न किसी तौर पे। यानी कि राज ठाकरे जो अच्छे खासे फिगर हो रहे थे, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि 2014 में नरेंद्र मोदी को हम सपोर्ट करेंगे, पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके मुद्दों को सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी के साथ में उनकी बहुत सारी वैचारिक विभिन्नताएं भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा यानी कि हमारे सांसद जितने जीत के आएंगे हम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक आदमी जो अच्छा काम कर रहा है और देश का प्रधानमंत्री बनता है तो अच्छी बात है। यानी कि वो कद राज ठाकरे का किसी न किसी तरीके से हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में होता क्या है, शरद पवार राज ठाकरे को पर्टिकुलरली पूरा का पूरा यूज में लेते हैं। राज ठाकरे को समझ में नहीं आता कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। राज ठाकरे जिनकी पार्टी विधानसभा में भी थी, 13 सीट्स उनकी तब भी थी, उसके बाद में उनकी सीट्स बीएमसी में भी अच्छी खासी थी, उनके पास में कुछ सांसद भी निकल करके आ रहे थे। लेकिन अचानक होता ही है कि आज की डेट में बात करें तो राज ठाकरे के पास में ना विधानसभा की सीट है, ना लोकसभा की सीट है, ना उनके पास में बीएमसी में भी कुछ है। ये हुआ कैसे? इसके परिणामों में जाएंगे तो समझ में आएगा, इसके इतिहास में जाएंगे कि तो केवल एक व्यक्ति जो इसके लिए जिम्मेदार सबसे अधिक रहा है, द नेम वाज शरद पवार, जिन्होंने शरद पवार ने वेपराइज कर दिया राज ठाकरे को। और शायद राज ठाकरे को ये समझ में आ गया, इसी कारण से उन्होंने अब, क्योंकि वो राज ठाकरे किसी और की जमीन नहीं खींच सकते हैं, वो जमीन खींच सकते हैं केवल और केवल शिवसेना की। और अब शरद पवार जो है राज ठाकरे को निपटाने के बाद में दूसरा निपटाने का काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को पूरे तरीके से। उद्धव ठाकरे यानी कि आप सोच लीजिएगा 2012 में बाला साहब ठाकरे का देहांत होता है, 2012 में ही बीएमसी के चुनाव भी हुए थे, उस समय शिवसेना के पास में बेसिकली 2012 से अगर पहले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बीएमसी में भी और महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों में भी
करीबन 30-40 सीटों के आसपास रहा करता था, इससे ज्यादा नहीं था। यानी कि शिवसेना और कांग्रेस, ये दो पार्टीज जो है बेसिकली इनका प्रभुत्व रहा था। शिवसेना के पास में तो 100 सीटें थी अच्छी खासी तरीके से, तो इनका प्रभुत्व था। लेकिन 2012 के बाद में आप देखिए, 2014 का चुनाव होता है, 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास में 122 सीट आती है। यानी कि 2000 उससे पहले के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के पास सीट थी तो वो थी कुल मिला के 46 सीट्स थी बीजेपी के पास में 2009 के महाराष्ट्र चुनाव में, और 2014 के चुनाव में सीटें बढ़ के हो जाती हैं 122। 2019 के चुनाव में सीटें होती हैं 105, थोड़ी कम हुई, बट इवन दैट सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ऑन दैट टाइम थी। बीएमसी के चुनाव की बात करें तो बीएमसी के चुनाव में अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 के चुनाव में 2012 की तुलना में 31 से 82 सीट, यानी कि 51 सीटों का इजाफा। कैन यू इमेजिन? 2.5 गुना सीट भारतीय जनता पार्टी ने 2012 की तुलना में 2017 में अर्जित की। उसमें राज ठाकरे की 21 सीटें किसने खाई? बीजेपी ने ली। उसमें कांग्रेस की 21 सीटें किसने ली? बीजेपी ने ली। उसमें एनसीपी शरद पवार की 4 सीटें किसने ली? बीजेपी ने ली। यानी कि 51 सीटों की बढ़त। शिवसेना के पास में भी 9 सीटों की बढ़त हुई थी, उनके 84 सीट्स थी कुल मिलाकर के, यानी कि शिवसेना की 84, भाजपा की 82। मेयर शिवसेना का बनता है और शिवसेना के मेयर को भाजपा सपोर्ट करती है। अब आप सोच लीजिए कि 2012 में बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के उपरांत भाजपा ने अपने आप को किस तरीके से चमकाया है, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को किस तरीके से चमकाया। यानी कि शरद पवार अगर किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ता है, राज ठाकरे के साथ में जुड़ता है, तो राज ठाकरे को मटिया मेट कर देता है। शरद पवार अगर उद्धव ठाकरे के साथ में जुड़ता है तो उद्धव ठाकरे को मटिया मेट कर देता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे, सोचिएगा कि कांग्रेस से जुड़ना अपने आप में हिंदुत्व का साथ छोड़ना ही है, और उद्धव ठाकरे ने यही कर दिया पूरी तरीके से। शिवसेना को आज अगर सोनिया सेना कहा जा रहा है किसी ना किसी तौर पे, वो हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं, वो हर तरीके से, इवन आज कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो उस वीडियोस में एक बुजुर्ग बाला साहब ठाकरे के बाद में जो छवि दिखाई जा रही है वो उद्धव ठाकरे की, और यंग बाला साहब ठाकरे के बाद में जो छवि दिखाई जा रही है वो छवि दिखाई जा रही है आदित्य ठाकरे की। क्या इस तरीके से बाला साहब ठाकरे की कमाई हुई, उनकी पकाई हुई रोटियों को कब तक खाती रहेगी शिवसेना? क्या लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं? क्या शिवसेना खुद इस बात को नहीं समझ पा रही है कि किस तरीके से भाजपा ने अपने आप को रिवाइव किया, अपने आप को रिवील किया? 2012 के बाद में 2014, 2019, 2017 लगातार वो किस तरीके से स्टैंड आउट करती आ रही है। इवन कोल्हापुर का जो उपचुनाव हुआ अभी कुछ समय पहले ही, उस चुनाव में चाहे भाजपा हारी है, लेकिन भाजपा ने कितने कैंडिडेट्स जो कोल्हापुर में उपचुनाव में जो वोट जो हैं वो कितने आए हैं, कितने वोट पहले थे, पिछली बार थे, और उससे कितने गुना, कितना टाइम वोट जो है वो भाजपा का बढ़ा है, वोट शेयर कितना बढ़ा है। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि 2022 के बीएमसी चुनाव में स्थिति क्या रहने वाली है, 2024 के महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में स्थिति क्या रहने वाली है, और 2024 में ही होने वाले जो महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन होंगे उसमें स्थिति क्या रहने वाली है, और किस तरीके से। और चूंकि मैंने शरद पवार की बात तो आपसे कर ही दी है कि शरद पवार जिसके साथ में रहे उसको वेपराइज कर गए। पहले उन्होंने राज ठाकरे को वेपराइज किया, उसके बाद में उन्होंने साथ साथ में उद्धव ठाकरे को भी वेपराइज किया, लगातार कर रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे को यह समझ में अब आ गया है एटलीस्ट कि भैया शरद पवार को छोड़ना पड़ेगा, और दामन किसका थामना पड़ेगा? द नेम इज नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका दामन उन्होंने किसी न किसी तौर पर पकड़ लिया। और राज ठाकरे इसीलिए अब उत्तर भारतीयों की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास में खोने के लिए तो कुछ है नहीं, तो मैं उत्तर भारतीयों की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की बात अब क्यों करूं? मैं अब बाला साहब ठाकरे के उस मूल मुद्दे को पकड़ता हूं, हनुमान चालीसा को पकड़ता हूं। अब राज ठाकरे बेसिक केंद्र में इसलिए आ गए, राज शरद पवार भी इसलिए तिल मिला रहे हैं क्योंकि अब राज ठाकरे उनके काबू में नहीं रहे, उनके ताबू में नहीं रहे हैं। और शरद पवार ने जो जो प्रश्न उठाए थे राज ठाकरे के लिए कि अपने पिताजी से, प्रबोधन ठाकरे जी से, इनसे सीखिए, उनको पढ़िए, राज ठाकरे ने अपनी औरंगाबाद की रैली में एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे खासे तरीके से दे दिया है। राज ठाकरे वो व्यक्तित्व जो 50 वर्ष की उम्र का है, शरद पवार 80 क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि शरद पवार के बेटे की उम्र के राज ठाकरे हैं, लेकिन फिर भी राज ठाकरे उनको गणित अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नरेंद्र मोदी वो पारसमणि है, वो पारस पत्थर है, जो जिसके ऊपर अपना हाथ रख देता है उसका भाग्य चमक जाता है। आपके पास में उदाहरण है नीतीश कुमार, जिन्होंने विरोध किया, और विरोध करने के बाद में जब वापस से वो एनडीए में आते हैं, भाजपा में आते हैं, नरेंद्र मोदी का हाथ उन पर पड़ता है, नीतीश कुमार चमक जाते हैं। अगर आप चंद्रबाबू नायडू के बारे में देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू भाजपा की पूरी तरीके से खिलाफ थे, लेकिन एक बार फिर से उन्हें भाजपा में आना पड़ा, यानी कि बेसिकली एनडीए में आना पड़ा, नरेंद्र मोदी का हाथ उनके ऊपर आया,
चंद्रबाबू नायडू उसके बाद में चमक गए। और देन आफ्टर हम रामविलास पासवान की बात करें तो रामविलास पासवान जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे, उसके बाद में उन्होंने वहां से वो अलग हुए, 2004 में कांग्रेस में गए, यूपीए में गए, वहां पर भी वो मंत्री रहे। उसके बाद में 2009 में वहां से उसको जो बिहार में उनकी पार्टी का हाल होता है, समझ जाते हैं कि मेरी राजनीति खत्म हो रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ में आते हैं वो व्यक्ति रामविलास पासवान जो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी को चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहना चाहिए, और ये कह के वाजपेयी गवर्नमेंट को छोड़ता है। उसके बाद में वाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुनाव समय से पहले घोषित करने पड़ते हैं। रामविलास पासवान भी एक की फैक्टर था, केवल प्रमोद महाजन नहीं थे, रामविलास पासवान भी एक फैक्टर था। ये बात हमें समझनी चाहिए। लेकिन 2014 में वही रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी के साथ में आता है, वहां भी सरकार में जो है वो मंत्री बनते हैं। एंड देन आफ्टर लास्ट विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुए, वहां पर चिराग पासवान ने अकेले जब लड़ने की कोशिश की तो क्या हश्र हुआ। यानी कि नरेंद्र मोदी आज के समय में भारत की राजनीति में एक पारस पत्थर की तरीके से है, जिस पर उनका हाथ आ गया वो व्यक्ति चमक जाता है। और ये 3 एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बता दिए। राज ठाकरे भी ये बात अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि अगर उन्हें 50 वर्ष की उम्र राजनीति में कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, इसमें आप कोई वयोवृद्ध नहीं हो गए हैं कि आप राजनीति खेल नहीं सकते, कर नहीं सकते हैं। और अगर वैश्विक राजनीति की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर उदाहरण हमारे पास में क्या हो सकता है, जो राजनीति में 70 वर्ष की उम्र के बाद में आते हैं और उसके बाद में भी सीधा अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। द पॉइंट इज लाइक राज ठाकरे अब इस बात को समझ गए, इसलिए उन्होंने उंगली पकड़ ली है नरेंद्र मोदी की। चाहे नरेंद्र मोदी उनको समर्थन दे या ना दे, चाहे भाजपा उनको समर्थन दे या ना दे, चाहे जेपी नड्डा उनके बारे में कुछ बोले या ना बोले, लेकिन अब राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के बारे में नहीं बोलेंगे। अलग बात है कि भाजपा भी या नरेंद्र मोदी भी राज ठाकरे के लिए इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के खिलाफ जो जहर राज ठाकरे ने आज से पहले उगला है वो उनका इतिहास का एक ब्लैक डॉट है, काला स्पॉट है, काला धब्बा है, और वो काला धब्बा उनका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी राज ठाकरे के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, और जिस आदमी के पास में खोने के लिए कुछ नहीं होता वो भूखा शेर होता है, और भूखा शेर तिल मिला देता है सब लोगों को। शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे तिल मिला चुके हैं, शरद पवार तिल मिला चुके हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ये देखने वाली होगी बात कि राज ठाकरे के रूप में वो शेर किस तरीके से शिवसेना को मटियामेट करता है, जिसको ऑलरेडी मटियामेट करने का काम शरद पवार कर चुके हैं। अब जमीन खींचने की बात जो है, क्योंकि शरद पवार शिवसेना की सीट नहीं ले सकते, शिवसेना की सीट अगर कोई ले सकता है तो या तो वो भारतीय जनता पार्टी या फिर राज ठाकरे। भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी अच्छा खासा एक सामान है, लेकिन राज ठाकरे के पास वही जमीन खींचने का अच्छा खासा मौका है, और वो इस चीज को छोड़ने वाले किसी भी तौर पे नहीं है। लगातार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम है चंबू टॉक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अधिकाधिक सहयोग दे करके सशक्त जरूर करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद वीडियोस को देखने के लिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।